छात्रों, बात करते हैं आज। पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था प्राथमिक और द्वितीयक सेल, और बात करते हैं ईंधन सेल की। ईंधन सेल क्या होते हैं? ईंधन सेल जो होता है एक प्रकार का प्राथमिक सेल की तरह ही होता है, क्योंकि यहां इसे आवेशित नहीं किया जाता, इसमें पुनः हमें ईंधन ही भरना पड़ता है। तो यानी इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, एक तरह का प्राथमिक सेल होता है। और इसमें जो हम ईंधन भरते हैं उस ईंधन के दहन ऊर्जा, भाई दहन अभिक्रिया होती है, वो जलता है, तो जलना जो होता है, दहन जो होता है किसी भी ईंधन का, वो एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। तो यार रेडॉक्स अभिक्रिया होती है किसमें? दहन करने से, और उस दहन से ही जो ईंधन उसमें भरा होता है वह दहन ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब उस सेल में प्रयोग करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन और एथेनॉल और प्रोपेन। ये गैसें हम ईंधन गैस सेल में प्रयोग करते हैं। उसमें भी मुख्य रूप से एक आता है हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल आज आधुनिक युग में भी यह सेल हमारा चल रहा है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? भाई बॉर्डर पे आपने सुना होगा कि बॉर्डर पे ड्रोन कैमरा से निगरानी हो रही है। अब उसमें कौन सी सेल लगाई जाएगी? उसको ये ड्रोन अलग होते हैं कि शहर में उड़ा दिया, या ड्रोन कैमरा हमने किसी शादी विवाह में उड़ा दिया, ये ड्रोन अलग होते हैं। उनमें क्या होता है? उनमें यही सेल होते हैं ईंधन सेल। ये स्वयं की पूर्ति वहीं से वहीं करते रहते हैं, और अपना काम भी ऐसे थोड़ी एक घंटा के लिए उड़ा दिया फिर उसे उतार लिया नीचे, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। और उनमें प्रयोग होता है किसका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का। ये वायुमंडल से और कुछ इनमें पहले से होता है, उसको रिवर्स करके पुनः प्रयोग चलता रहता है। यदि हम बात करें तो इस सेल को बैकॉन सेल भी कहा जाता है। बैकॉन सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आविष्कार हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का आविष्कार बैकॉन ने ही किया था, इसलिए इसको हम बैकॉन सेल भी कहते हैं। बात करें इसकी बनावट की, तो बात करते हैं इसके हम फिगर की बात करें, इस प्रकार से बीच में इसमें एक सिलेंडर लगा होता है। इस सिलेंडर में जल भरा होता है, ऊपर जल होता है और नीचे होता है इसमें NaOH या KOH, NaOH या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऊपर से इसमें धीरे धीरे जल डाला जाता है। इसके बराबर में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और एक इलेक्ट्रोड इधर लगा होता है, और यहाँ ये वाला पैक होता है पोर्शन। इसमें एक तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। ये गैसें कंटिन्यू इसके अंदर प्रवाहित होती हैं, जिससे इसका प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने से ये जो होता है अंदर इसमें दहन क्रिया शुरू हो जाती है। यही जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या होता है? दहन शुरू हो जाता है, और उस दहन ऊर्जा उत्पन्न होगी। भाई वहाँ कोई चीज जल रही है तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वही दहन ऊर्जा है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर के इन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से बाहर निकलती रहती है। भविष्य का ईंधन भी हम हाइड्रोजन को कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं सभी क्या हैं? एक निश्चित हैं, क्योंकि पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं मृत जीव जंतुओं से बनते हैं, और भाई जीव जंतु तो मरने की एक लिमिट है, उसमें बहुत सारे लोग तो जल जाते हैं तो उनका तो जीवाश्म मिलेंगे नहीं। अब बाकी बात करें, पहले क्या होता था कि
पुराने ज़माने में कहें या आज से 100 साल पहले कहें, उस समय क्या होता था कि अधिकतर लोग घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इनसे यात्रा करते थे। डीजल पेट्रोल की खपत ही नहीं थी, प्रोडक्शन तो था पर उसका यूज नहीं था, तो इसलिए हमारे पास उसके भंडार थे। अब प्रेजेंट में क्या है, वो सब धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आजकल उसके यूजेस इतने हैं कि उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, उससे पहले उसे खत्म कर लिया जाता है। जैसे जैसे पानी खत्म होता जा रहा है वैसे ही पेट्रोलियम भी खत्म होते जा रहे हैं। भविष्य में कुछ समय पश्चात 10-20 साल बाद, 50 साल बाद धीरे धीरे पेट्रोलियम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो उस समय भविष्य का ईंधन किसको माना जाता है? हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। देखिए, बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारा संचारण। संचारण क्या होता है? संचारण संचारण होता है जब कोई धातु जल, नमी, वायु या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसका क्षय होने लगता है। धातु का क्या होने लगता है? क्षय का मतलब टूट टूट के गिरने लगती है। भाई लोहे पर जंग लग जाए और उस जंग को हम ऐसे हाथ मार दें तो उसके कण क्या होते हैं? नीचे गिरने लगते हैं, और कुछ समय में, साल भर में, 2 साल में, वो जो लोहे का जो टुकड़ा है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। वो इतना कमजोर हो जाता है कि उसको हाथ से ऐसे पकड़ो ऐसे ही वो टूट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर के जो कण होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? जंग में, और जंग में कन्वर्ट होके क्षय होके नीचे गिर चुके होते हैं। तो संचारण क्या होता है? जब कोई धातु नमी या वायु या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसका क्षय प्रारंभ हो जाता है या संचारित होने लगती है। धातु का यही गुण क्या कहलाता है? संचारण। ये तो हमने पीछे कक्षाओं में पढ़ा है, बट नया क्या है यहाँ? संचारण का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये 19th सेंचुरी में ये दिया था थेनार्ड ने। थेनार्ड ने दिया था, और थेनार्ड ने बताया था कि जो जंग लगती है लोहे पर, वो जंग किस कारण से लगती है? देखो, उसके 2 कारण हैं। एक तो लोहे में जो उपस्थित अशुद्धियां होती हैं, वो जब वायु से क्रिया करती हैं या नमी से क्रिया करती हैं तो उस पर क्या होता है? वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उसके कारण क्या हो जाता है? जंग लग जाती है। भाई जब तक, यदि कोई शुद्ध लोहा ले लें या शुद्ध धातु ले लें तो उस पर जंग लगने के या उसके नष्ट होने के बहुत कम चांस होते हैं। भाई लोहे के जितनी वस्तुएं बनाई जाती हैं ये शुद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि कभी भी शुद्ध धातु को अपने अनुरूप नहीं ढाल सकते। उनमें अन्य धातुओं का मिक्सर होता है जिससे उसे हम जैसे चाहें उस रूप में, उस आकार में, उस आकृति में उसे ढाल सकते हैं, और इसी कारण उनमें अशुद्धियां होने के कारण उनमें क्या होता है? जंग लग जाती है। बात करते हैं वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। भाई हमने पीछे पढ़ा था वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। वैद्युत रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और वैद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो जब वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो गैल्वेनिक सेल का निर्माण हो रहा है, और गैल्वेनिक सेल का निर्माण होने के लिए क्या होता है कि जब इस नमी में ये अभिक्रिया होती है तो जल के ऊपर एक पतली सी परत बन जाती है, और उस परत में क्या होता है? वायुमंडल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को छोड़ करके जो भी गैसें होती हैं वो सभी क्या होती हैं? जल में घुल जाती हैं। अब भाई जल हमारे पास पहले से उपस्थित है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल गया तो ये बनाएगा हाइड्रोजन प्लस CO3 कार्बोनेट। ठीक है, अब ये जब क्रिया होगी इसमें तो ये क्या है? ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। यहाँ क्या हो जाएगा? वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और इससे उस पर जंग का प्रभाव धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा। यहाँ सेल का निर्माण क्या होता है? भाई ये दो हमारे पास इलेक्ट्रोड बन गए, नेगेटिव पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड बनने के साथ साथ जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है
तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। किसकी? जल की। चालकता बढ़ने से वह जो विलयन है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो मिश्रण है वो विलयन एक वैद्युत अपघट्य विलयन की तरह कार्य करने लगता है। जैसे बैटरी में एसिड डालते हैं ऐसे ही वो काम करता है। कौन? ये दोनों मिल करके, ठीक है, एक विलयन बनाते हैं। और उससे ही हमारे जो जंग होती है, जंग लगती है, वो कंटिन्यू बढ़ती चली, क्योंकि एक बार ये रिएक्शन कर लेते हैं तो ये फिर उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं? पेंट करके, गैल्वेनाइजिंग द्वारा, टिनिंग द्वारा, उसके ग्रीस लगा करके, बहुत सारे उपाय होते हैं, उनके द्वारा उससे हम संक्षारण होने से धातुओं को बचा सकते हैं। यदि बचाव नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है। भाई जल हमें नमी कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड में वायुमंडल से मिलती रहेगी। यदि किसी धातु को हम केवल जल में रख दें, लोहे को केवल जल में रख दें, तो उसमें जंग लग जाएगी? नहीं लगेगी, जब तक उसमें एयर की रिएक्शन साथ में नहीं होगी। खूब हवा में रख दें परंतु वहां कैसे भी नमी नहीं जानी चाहिए, तब भी जंग नहीं लगेगी। जंग तभी लगती है जब एयर और वाटर दोनों साथ साथ रिएक्शन करेंगे। यहाँ वाटर है H2 और एयर के रूप में क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोड बनाते हैं और वहाँ वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया को उत्पन्न करते हैं। वहाँ से यही जो मिश्रण होता है ये विद्युत अपघट्य विलयन का कार्य करता है और यही क्रिया लगातार चलती रहती है। और जो भी हमारी धातु है उसमें एक बार रिएक्शन शुरू हो गई तो ये जीवन पर्यंत जब तक चलेगी जब तक वो धातु नष्ट नहीं हो जाएगी। इसको बचाएंगे कैसे हम? गैल्वेनाइजिंग द्वारा। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? जब किसी कम सक्रिय धातु से अधिक सक्रिय धातु पर धातु से धातु की परत चढ़ाई जाती है, यानी किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा दें तो उसे कहते हैं हम गैल्वेनाइजिंग अभिक्रिया। यानी जब लोहे पर जंग लगने से बचाना है तो लोहे पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक भी धातु है, लोहा भी क्या है? धातु है। धातु पर धातु की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं हम? गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। धातु यानी लोहे पर टिन की परत चढ़ा दें, किसकी? टिन की परत चढ़ा दें तो उसको कहते हैं हम टिनिंग। और भी बहुत सारे तरीके हैं। पेंट करके कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है, उस पर ग्रीस लगा के कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है। नमी आर्द्रता से दूर रख करके भी हम धातु को बचा सकते हैं।